बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, आज मुल्क में दिन भर बिजली ना होने के बायस अरबों रुपए का माली नुकसान हो चुका है। इस हवाले से मसले पर अवाम की जानिब से एहतजाज और हंगामा आराई आज दिन भर होती हुई हमें नजर आई मीडिया में। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, मुल्क भर में इस्लामाबाद समेत बिजली की जो खराबी के बायस कहा गया कि बहुत बड़ा बुहरान हमने देखा, क्या वाकई में फनी खराबी या फिर संगीन इंतजामी गफलत कह सकते हैं हम उसको? देखिए जी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मुल्क का कोई 80 से 90% जो हिस्सा है वो अंधेरे में डूबा हुआ है जी। और सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब गालिबन ये बिजली बंद हुई थी और उसके बाद तमाम दिन जो है वो ये पता नहीं चल सका कि बिजली क्यों गई है। और इसमें जो थर्मल सिलसिला है वो भी, क्योंकि ऊपर जो डैम्स हैं वहाँ पे भल सफाई हो रही है, तो वो जो सारे डैम्स हैं गुद्दू और इसमें गुद्दू पोर्ट कासिम जो है वो कोयले पे है, कोयला नहीं है। गैस से जो झक्की लड़ाकू ये चल रहे हैं। नंदीपुर भी बंद हो गया है, वहाँ पर कोयला नहीं पहुँच पा रहा। अच्छा, फर्नेस ऑयल से जो पावर प्लांट चल रहे हैं गुद्दू, जामशोरो, ये जो हैं ये तेल की किल्लत। एलएनजी से जो चल रहे हैं वो। अच्छा, फिर जो मैंने कहा ना आपको तरबेला वगैरह में भल सफाई हो रही है, तो नॉर्थ से भी बिजली नहीं बन रही, नीचे एलसीज नहीं खुली, ऑयल नहीं। उसके बाद तमाम रोज़ जो है वो कारखाने बंद होना शुरू हुए। फिर कारखाने बंद होने के बाद जो है वो साथ ही उसके इंटरनेट, हमें पीटीए की तरफ से कुछ देर पहले बता दिया गया है कि जी इंटरनेट सर्विसेज और टेलीफोन लाइंस और ये सारे भी, क्योंकि ऑयल का मतलब ये है कि फिर सब कुछ। अब ऑयल बंद हुआ तो फिर उसके बाद पेट्रोल की किल्लत पैदा होनी शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि इसमें तेज़ी के साथ इस्लामाबाद में, मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शायद कोई एक या दो पेट्रोल पंप्स हैं जो खुले हैं जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग लाइनें लगा रहे हैं और ये एक क्योस है। अच्छा, अब यहाँ ये क्या है? ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई अचानक कोई ज़लज़ला आ गया, ऐसा तो नहीं है। ये तो वो बात है जो पहले कई दिनों से, महीनों से बल्कि बात होती रही है। अब इसमें इंतज़ामी गफलत और ये तो चीज़ें ऐसी नहीं है ना, कहीं थोड़ी देर की बिजली आती है फिर चली जाती है। उसकी वजह ये कि वहाँ वो एक पूरा साइकिल है। अब मैंने किसी को पूछा, कोई कहता है 27 घंटे बाद आएगी, कोई 72 घंटे बाद, मतलब अब सब लोग गायब हो गए, भाग गए। और इसी में गुजरात में जेल के अंदर हंगामे शुरू हो गए हैं। इसी में जो है वो बन्नू में एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ गया। मेरे साथ बरतानिया से यूसुफ नज़र साहब शरीक गुफ्तगू होंगे और फ़रूख सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये मामला जो है अब क्या हाथ से निकल गया है, या ये है कि ये कोई बिगनिंग ऑफ द एंड है, जिस तरफ रियासत बहुत अरसे से हम चीख रहे थे कि कुछ मामला हो। अच्छा, IMF ने वो वफ्त वगैरह उनका नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा अभी। और स्टील मिल जो है उसका सुबह खबर ये थी कि 4 दिन का खाम माल है, उसके बाद स्टील मिल बंद हो जाएगी, तो वो भी बंद होने जा रही है। शायद स्टील मिल पहले ही उससे बंद हो जाए क्योंकि बिजली नहीं है और फर्नेस ऑयल और ये सारा। तो 75 लाख अफराद उससे, फिर सीमेंट और ये सारी इंडस्ट्रीज वगैरह जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं ये सारे। जी, यूसुफ नज़र साहब और फ़रूख सलीम साहब को शरीक महफिल करता हूँ। पहले फ़रूख सलीम साहब आप ज़रा बयान करें ये क्या है? आप तो बैठे हैं शहर इक़्तिदार में और यहाँ तारीकियाँ हैं हर तरफ। जी तो सब आज जो बिजली का बंद होना है, पूरे मुल्क में बंद होना है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक ट्रेलर है। अभी फिल्म देखना जो है या फिल्म आना जो है वो बाकी है। हमारे पास अब चंद हफ्ते बचे हैं, महीने नहीं रहे। मईशत को सीधी पटरी पे किस तरह चलाना है, बड़े बड़े फैसले कैसे लेने हैं, ये चंद हफ्तों के अंदर हमें लेने होंगे। वरना जो लोड शेडिंग है जो आज हमने देखी, जो बताया जाता है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थी, ये देखिए ये मॉडल्स हैं दुनिया में, हमने बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता देखा है। श्रीलंका हमारे सामने है, वेनेजुएला में हुआ है, लेबनान में हुआ है, घाना में इस किस्म का काम हुआ है। ये शुरुआत होती हैं तजारती खसारे से और फिर वो बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं कि करंट अकाउंट का खसारा,
आम आदमी की जुबान में ये है कि आपके पास डॉलर के जखायर जो हैं वो सेंट्रल बैंक के पास खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अभी जहां हम बैठे हैं, इसकी अगर आप रूट्स, इसकी जड़ें देखना खोदना शुरू करें, तो ये सितंबर 2021 में ये काम मामला शुरू हुआ। उस महीने जो मैंने जिक्र किया, तकरीबन 19 से 20 बिलियन डॉलर के जखायर थे स्टेट बैंक के पास। फिर जो हमारे उस वक्त के जो वजीर आजम साहब थे, इमरान खान साहब, उन्होंने फरवरी में आके एक ऐलान कर दिया सब्सिडी का, और उसके नतीजे में जब आप सब्सिडी देते हैं तो तेल सस्ता हो गया। इसका मतलब कि तेल की इंपोर्ट ज्यादा होंगी। इसका मतलब है कि हमारा जो कौमी खजाना है, जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं, वो ज्यादा तेजी से गिरेंगे। तो आप सोचिए कि फरवरी में ये तकरीबन 12 बिलियन के पहुंच गए नहीं थे, डॉक्टर 20 साहब, अब बिलियन के। आपने चंद रोज पहले कहा था कि 14 दिन के जखायर रह गए हैं। अब इस वक्त कितने हमारे पास, कितने दिनों के तेल का जखीरा है, ये है एक सवाल। तो क्योंकि पाकिस्तान मुल्क अंधेरे में है ना, वो तो हमें हमें पता है जो हुआ। अब हम कहां खड़े हैं इस वक्त जी? देखिए, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है उसने खत लिखा है मिनिस्ट्री को, और उन्होंने बताया है कि जनवरी के महीने में उनके 2 कार्गोज हैं। एक 23 तारीख का कार्गो है, मुझे मालूम नहीं वो आज कार्गो लोड होना था, क्या एलसी खुल पाई या नहीं खुल पाई। कल तक ये इंफॉर्मेशन थी कि वो एलसी नहीं खुल पा रही। आज भी नहीं खुली, जो आज भी नहीं खुली वो भी एलसी नहीं खुल पाई, और वो कार्गो नहीं आएगा। जी। जिसका मतलब ये है कि पेट्रोल के जखायर और कम हो गए हैं। अब समझिए कि शायद 2 हफ्ते के करीब रह गए हैं। डीजल जो है वो 26-27 दिन का। इसी तरह एक्सरे की फिल्में हैं, एमआरआई की फिल्में हैं, जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं, उनमें बहुत जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाले हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास 2 दिन का जो है वो रॉ मटेरियल बाकी रह गया। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूं। यूसुफ नजर साहब, ये आप जाहिर है बरतानिया में बैठे हैं और देख रहे हैं चारों तरफ वेनेजुएला में क्या हो रहा है, श्रीलंका में आगे पीछे, और अब पाकिस्तान में एक इस वक्त क्यास है, पैनिक है। कोई जवाब नहीं दे पा रहा कि बिजली कब वापस आएगी, ऑयल कब वापस आएगा। एक एक इस वक्त इंटरनेट कनेक्शंस बंद हो रहे हैं, मोबाइल बंद हो रहे हैं, लोग बैटरी नहीं चार्ज कर पा रहे, यूपीएस नहीं चार्ज। आप मुझे ये बताइए, इसमें अब हुकूमत जो है वो गायब है, सड़कों पे आने की बात सियासी जमातें कर रही हैं। कराची का मेयर कौन है हमें नहीं पता, वजीर खजाना जो है वो कतर क्यों गए हैं हम नहीं जानते। ये कोई ऐसा तो नहीं कि अचानक जलजला आ गया है या अचानक कोई सुनामी आ गई है। ये तो ऐसी चीजें हैं जो हम हफ्तों महीनों से आप बात कर रहे हैं। कहां खड़े हैं हम इस वक्त यूसुफ नजर साहब? दूसरे मुल्कों के हालात जहां पे ये सब कुछ हुआ, हम कहा उस दलदल में चले गए हैं या निकल सकते हैं अब जी? और क्या रास्ता है निकलने का जी? शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। आपको तो पता है, मैं काफ़ी अरसे से, 1 साल से ज़्यादा से इस तरफ वार्न करता रहा हूँ। मैंने 1 साल पहले भी कहा था कि एनर्जी क्राइसिस वो शक्ल, उस बुरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है जो किसी भी से भी नहीं संभलेगा। बदकिस्मती से अब हम उस मकाम पे आ गए हैं कि हमारे पास ऑयल के, फर्नेस ऑयल के, डीजल के ज़खायर बहुत कम हैं। हफ्तों की बात है, हमारे पास गैस जो है, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहलाती है, वो इतनी महंगी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ख़रीदना, हमने बंद कर दी है। तो उससे जो पावर प्लांट्स चलते थे उनकी भी जो है प्रोडक्शन मुतासिर हुई है। और अब ये जो कहा जा रहा है कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं मालूम होती। मैंने अभी आज भी कई लोगों से बात की है और वो ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो एक मेन रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम होती जा रही है, इसलिए कि हमारे पास फ्यूल जो है उसकी शॉर्टेज है। तो ऐसी सूरत हाल में जब बिजली भी मुतासिर होती है, फ्यूल भी मुतासिर होता है, आपको तो पता ही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत क्या है, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हो रही हैं। तो हम एक बहुत खौफनाक बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो एक सबसे बड़ी बात जो जो उन्होंने कहा फारूक साहब ने, कि हाँ, इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इमरान खान की हुकूमत ने जो है IMF से मुआहदा करके उस पर अमल दरामद नहीं किया था। लेकिन हालिया महीनों में जो इसाक डार साहब ने जो रवैया इख्तियार किया और फिर जो पॉलिसी इख्तियार की
कि आईएमएफ से अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे मुल्कों से पैसे ले आएंगे, वो भी नहीं हुआ। तो यकीनन इस वक्त जो है सूरत हाल ऐसी है कि हमारे पास हमारे दोस्त भी जो है हमारे कोई काम नहीं आ रहे। आज जो स्टेट बैंक के गवर्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये वाज़ेह हो गया कि तकरीबन हमें कम से कम एडिशनल जो है 9 या 10 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। अब वो कहाँ से आएंगे ये किसी को नहीं पता। और अगर कोई पाकिस्तान को बड़ा बेल आउट नहीं होता है, और मैं बात कोई बहुत ज़्यादा लंबे अरसे की नहीं कर रहा हूँ, इमीडिएट फ्यूचर में अगर नहीं होता है तो ये बहरान तो है। इससे ये होगा कि जब आपकी पेट्रोल नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगी, लोग सड़कों पे निकल सकते हैं और हंगामे होंगे। और एक साल पहले तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा खतरा यही नजर आता है कि पाकिस्तान एक और श्रीलंका ना बन जाए। मुझे ये बताइएगा, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, जाहिर है पॉलिटिक्स को भी देखते हैं दोनों शख्सियात, और ये उधर इस्तीफे हो गए, 2 असेंबलियां तहलील हो गई, केयर टेकर एक बन गए, उसे कबूल नहीं करी पंजाब में। तहरीक इंसाफ वो कह रहे हैं कल से हम सड़कों पे आ जाएंगे। कल तक मुझे नहीं पता कि अगर सूरत हाल ऐसी रहती है, अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए, तो जाहिर है मजदूर बाकी लोग भी सड़कों पे होंगे। कराची का मेयर कौन है हमें नहीं पता। कंटेनर्स में जो सामान था वहाँ पे वो ख़राब हो गया है, एलसीज नहीं खुली। मुझे ये बताइएगा, अच्छा इसमें इलेक्शंस कब होंगे कब नहीं होंगे वो भी सारा चल रहा है। ये पॉलिटिक्स कहाँ जाती नज़र आ रही है आपको यूसुफ नज़र साहब? इलेक्शंस होंगे, ये इशू है या मुल्क इस वक्त अंधेरों में है इस वक्त? मतलब है कि क्या है प्रायोरिटी? मैं कल भी बात कर रहा था, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को मजमूई तौर पे? यानी आप एक होता है ना, उधर सियासत चल रही है, उधर अंधेरा, उधर मजदूर खड़े हैं, उधर लड़ाई हो रही है, उधर जी। मजमूई तौर पे सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है क़यादत का शदीद बहरान है। हुकूमत की या किसी की भी समझ में नहीं आ रहा कि हम इस बहरान से कैसे निपट सकते हैं। अगर एक तरफ अगर आप ये मान भी लें कि आप फौरी तौर पे इंतखाबात कराएं और फिर उसके नतीजे में कोई हुकूमत जो है नहीं आ जाए मैंडेट लेके, उसके पास भी कोई लायमल, जो अगर फर्ज कीजिए हम कहते हैं कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे, मुझे तो खदशा ये है कि उनके पास भी कोई पॉलिसी या फ्रेमवर्क नहीं है कि आखिर वो इस बहरान से कैसे निपटेंगे। यूसुफ नजर साहब, आप तो इमरान खान साहब के जीतने की बात करें, मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे तो मैंने कहा अगर लेकिन जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो मैं उस तरफ आ रहा हूं। वो ये है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम जो है रियासत बचाने आए हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी वो सियासत बचा रहे थे इसलिए इकदाम नहीं कर रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि ना उनकी सियासत बचेगी और इस चक्कर में वो मईशत का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। और जब ऐसा अगर होने जा रहा है तो यकीनन जो है कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि जब हालात इस मौका पे पहुंचेंगे तो हमारे जो बाख्तियार जो इदारे हैं फिर वो मजबूर हो जाएंगे वो कुछ इंतहाई इकदाम करें। तो इस वक्त जो है मैं समझता हूं कि हम उस पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि फिंगर्स क्रॉस्ड कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेट सवाल करता हूं, क्या इसमें हम बतौर रियासत एक बार फिर आपको महसूस हो रहा है, मैं बड़े मतलब खुदा ना खास्ता, खुदा अल्लाह ना करे क्योंकि वो हल नहीं होता मसाइल का, लेकिन कहीं आपको लगता है कि हम आगे जाके बतौर रियासत आइन से डेविएट भी कर सकते हैं एक बार फिर? देखिए, पाकिस्तान में ये कई मरतबा हो चुका है। आप 1999 को ले लीजिए, वो जो इक़दाम था वो जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, 98 में पाकिस्तान ने जो है सिलेक्टिव डिफॉल्ट किया था जी। फिर आईएमएफ प्रोग्राम डीरेल हो गया था जी। तो हालात बहुत खराब थे। तो उसके बाद जो है फिर अक्टूबर में मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया था और उनको भी 2, ढाई, 3 साल लगे थे मामला सुधारने में। वो भी जब 9/11 की वजह से पाकिस्तान को इमदाद मिलना शुरू हो गई थी। तो अब मसला ये है कि इस वक्त इमदाद के जो आसार हैं वो भी बहुत कम है। बिलफर्ज इस वक्त को इंतहाई इकदाम किया जाता है, आइन को एक तरफ रख दिया जाता है, कोई मावराए आइन जो है इकदाम किया जाता है। उस वक्त उस सूरत में भी मुझे नजर नहीं आता कि जब तक पाकिस्तान की रियासत खुद जो है अपने पांव पे खड़े होने की पॉलिसी इख्तियार करेगी,
जब तक ये नहीं करेगी ये बुरान जो है किसी न किसी सूरत में चलता रहेगा। ये उम्मीद करना कि हर मर्तबा जो हमें कोई बेल आउट कर देगा, मैं समझता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि इसकी तरफ हम जो है तब देखना बंद कर दें बैरूनी दुनिया की तरफ, और ये देखें कि हम खुद क्या कर सकते हैं। अच्छा, बदकिस्मती से एक जुमला ये, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे तमाम हुक्मरान तबके जो हैं इंतहाई कोता नजरी, खुदगर्जी और नाअहली के मुर्तकब हुए हैं, और ये बुरान जो है उनकी इस मजमूई जो है सिलसिला है उसका नतीजा है। अच्छा, मैं ऐसे एक बात आपसे कह के दोनों पे वापस आता हूं दोबारा। अच्छा जी, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप ये बताएं कि इन हालात में मतलब इलेक्शंस, तहरीकें, जाहिर है वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट, लेकिन एकदम से ऐसा लग रहा है अंधेरा छा गया अचानक, और वो पेट्रोल कैसे होगा, कब आएगा, कब वो साइकिल चलेगा, एक जगह ट्रिप होता है, दूसरी जगह, तीसरी जगह पेट्रोल खत्म होना, अब स्ट्रीट लाइट्स बंद होना शुरू हो गई हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जी ये सोचते हैं कि एक तो जो आज का अंधेरा है पूरे पाकिस्तान में, ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फर्नेस ऑयल की कमी की या किल्लत की वजह से नहीं है। अच्छा, ये वाकई में टेक्निकल इशू है, और ये टेक्निकल इशू इस चीज की निशानदेही करता है कि इंतजामी काबिलियत जो है हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरी तौर पे वो बहुत गिरी हुई है, वो संभाल नहीं पा रहे। अगर ये जिसका मैंने जिक्र किया कि चंद हफ्ते हमारे पास बचे हैं, अगर हम वो जरूरी इकदाम नहीं उठाते तो फिर ऐन मुमकिन है कि तेल की किल्लत के नतीजे में पूरे मुल्क में लोड शेडिंग होनी शुरू हो जाए। अभी जो आज की लोड शेडिंग है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक किल्लत की वजह से नहीं है, वो टेक्निकल इशू है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पुरुमीद हूँ IMF के हवाले से। अच्छा, मुझे लग रहा ये है कि जो निगोशिएशन होनी है हुकूमत पाकिस्तान या वजारत खजाना और IMF के दरमियान, उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि रुपए और डॉलर की जो पैरिटी है, जो रेट का तयन करना है, वो IMF कहता है कि आप खुलेआम मार्केट को दें, और हमारे यहाँ वजारत खजाना में एक जिद पाई जाती है कि जी हम जो है वो खुद से इसका तयन करेंगे, और उस प्रोसेस के दौरान जो पिछले 5 या 6 महीने में पाकिस्तान को मैं समझता हूँ बेतहाशा नुकसान हुआ। जहां तक बिजली के रेट का मामला है, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी तरफ से 4-5 रुपए की इंक्रीज की बात हो रही है, IMF कहीं 10 रुपए में बैठा है, तो मेरी क्या असर आई है कि कहीं 7-7.5 रुपए पे सौदा हो जाएगा। इसी तरह गैस के रेट के ऊपर जो है वो सर इन साहब, हम वापस आपको मौजूदा सूरत हाल पे लेकर आता हूं। आपने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट है, यानी टेक्निकल फॉल्ट से मुराद ये है कि ट्रिप हो गया पूरा मुल्क, एक जगह से वो खोलते हैं, दूसरी जगह से करते हैं, तीसरा। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बाय द टाइम आज सुबह दोपहर की फिगर थी कि 80 अरब का नुकसान हो गया, उससे ज्यादा हो जाएगा, रात की शिफ्ट भी नहीं चल रही सुबह, और ये आपको पता है कि अगर ये टेक्निकल भी है तो 2-3 दिन इसमें और लगेंगे, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, अल्लाह करे रात तक वापस हो जाए या सुबह सब खैरियत से चले कारखाने। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अभी तक फैसला हम नहीं कर पाए, आप पुरुमीद हैं। मेरे पास खबर ये है कि वो नहीं आ रहे 29 को, अभी तक वो मामला तय नहीं हुए कि हमने उनकी शराइत पूरी नहीं की। 1% हमने सूद बढ़ा दी है, उससे मुझे नहीं पता आज क्या उससे असर पड़ेगा अवाम पे, क्योंकि रुक गई हैं सारी चीजें। देखिए, स्ट्रीट लाइट्स बंद, केओस आपने भी देखा होगा, पेट्रोल पंप्स मुल्क के बंद हैं बहुत बड़ी तादाद में। अब इसमें यह है कि इसमें अब ये देखें ना, ये रात के वक्त चलते हैं, जो सप्लाई होती है, सप्लाई चेन मुल्क के अंदर है, तो वो तो रात के वक्त चलते हैं, ट्रक भी चलते हैं, कंटेनर्स भी चलते हैं, सामान एक जगह से, सब्जियां दूसरी जगह, खाने पीने का सामान, ये सारा तो वो तो रुक गया है सारा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बाय द टाइम वो IMF उधर से आता है, उनकी टीम आती है कराची पाकिस्तान, तो वो देख रहे हैं कि इस वक्त एक अंधेरे में है, वो टेक्निकल, अब जो भी कहानियां हम देखें, मतलब जो भी बताते रहे उनको। मैं आपको एक मिनट के लिए जरा मियां शाहिद साहब से अपडेट ले दूं। मियां शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा मियां शाहिद साहब, मुझे पहले ये बताएं, ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ है या हमारे पास LNG ऑयल या बाकी चीजों की कमी हुई है? आप इस्लामाबाद भी देख रहे हैं और पूरा जाहिर है कि मामलात देख रहे हैं आप, वजारत तवानाई से भी और खजाना से भी लिंक्ड हैं। हुआ क्या है और क्या हो रहा है इस वक्त? जी डॉक्टर साहब, जो टेक्निकल फॉल्ट है वो तो आज सुबह 7:35 पर हुआ है, लेकिन इसकी वजूहात जो हैं वो आज की वजूहात नहीं है। इसकी वजूहात जो है वो बैकग्राउंड
ये है कि हमारे पास ना ऑयल था, ना हमारे पास LNG थी। यहाँ पर जो नॉर्थ है, यहाँ पर पानी नहीं था क्योंकि बल सफाई हो रही थी और पानी का अखराज रोका हुआ था। पानी का अखराज सिर्फ 20,000 जो एकड़ फीट क्यूसेक से भी कम था। यही वजह हुई है कि जो PSO है उसके MD जो है चंद दिन पहले लेटर लिखते हैं कि हमारे पास ऑयल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमारा जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो डिफॉल्ट होने को है, LNG जो है वो हमारे पास नहीं है। और दीगर नेपरा ने भी वजारत तवानाई को लिखा था कि जल्द अज जल्द इंतजाम किए जाएं वरना कोई बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। टेक्निकल फॉल्ट जो है वो पिछले साल आया था जब धुंध थी, तो उस वक्त जो कंडक्टर थे उनके दरमियान धुंध आ गई थी और वो करंट पास नहीं हो पा रहा था, वो टेक्निकल फॉल्ट था। आज जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ वो इसलिए हुआ कि हमारे जो साउथ में जो जनरेशन थी, थर्मल जनरेशन, वो बहुत कम हुई और नॉर्थ में जनरेशन जो थी वो सुबह के वक्त जो थी वो 250 मेगावाट थी सिर्फ। और ये जो गैप, जो लोड गैप आया है, वहां से लोड फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो गई और अभी तक कहां से ड्रॉप हुई है वो टेक्निकल फॉल्ट अभी तक मुकम्मल तौर पे ट्रेस नहीं हुआ। और पाकिस्तान में इस वक्त जो आइस्को रीजन है उसमें चंद फीडर जो हैं 100 के नज़दीक जो फीडर हैं करीब वो जो है बहाल हुए हैं। 1300 फीडर हैं आइस्को रीजन के और दीगर जो मुल्क है वो अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ है। 27 घंटे से ज़ायद का वक्त लगेगा जो वजारत तवानाई के हुक्काम हमें बताते हैं। वजीर तवानाई ने आज बताया था कि 12 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। 12 घंटे से 13 घंटे होने वाले हैं, अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई। और पूरे मुल्क में अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो फीडर बहाल होते हैं वो दोबारा ट्रिप हो जाते हैं। मंगला और जो तरबेला है उसमें अखराज बढ़ाया गया है, लेकिन उनको ऑनलाइन आने में वक्त लगेगा और जैसे ही ऑनलाइन आते हैं वो भी ट्रिप हो रहे हैं। तो जो हाइडल और जो थर्मल है उसका जब तक करंट पैक नहीं होता और वो फ्रीक्वेंसी जहां से लीक हो रही है वो ट्रेस नहीं होती, उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर बहाली मुमकिन नहीं है। और वजारत तवानाई के जो हकाम हैं वो कहते हैं कि कम अज़ कम 27 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा कोई वक्त नहीं दिया जा सकता कि कब तक ये मुकम्मल तौर पर 27 घंटे। एक मिनट, ये 27 घंटे आपको बता रहे हैं कौन? ये कहां से खबर आ रही है कि 27 घंटे लगेंगे कम से कम? जी डॉक्टर साहब, ये खबर सुबह ही जब ब्रेकडाउन हुआ था तो उसी वक्त जब हमने पता किया तो उसी वक्त उन्होंने बताया कि जो ब्रेकडाउन की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो 27 घंटे इसमें लग सकते हैं इसकी बहाली को। और इसकी जो मिसाल है वो आज वजीर तवानाई ने दी। उन्होंने कहा कि 12 घंटे में जो 90% जो इलाका है पूरे मुल्क का वो अंधेरे में डूबा हुआ था। अभी जो है वो आइस्को की बात अगर मैं करूं तो ये इसको एफिशिएंट जो है वो कंपनी समझा जाता है और यहाँ का जो सिस्टम है वो बेहतरीन समझा जाता है। इस बेहतरीन सिस्टम का जो ये हाल है कि यहाँ पर सिर्फ 100 फीडर जो हैं वो बहाल किए जा सकते हैं। अच्छा, मुझे इसे एक बात मियां शाह साहब जल्दी से बताएं कि कोयले की भी जो चल रहे हैं वो भी बंद हैं और जो LNG से चल रहे हैं वो भी बंद हैं और जो फर्नेस से चल रहे हैं वो भी बंद हैं। डॉक्टर साहब, ये आज की बात नहीं है, गुज़श्ता 8 महीनों से नीलम जेलम 969 मेगावाट का वो बंद है, उसकी जो सुरंग है वो कोलैप्स कर गई है। जो कोयले के पावर प्लांट्स हैं वो भी कई अरसे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नहीं चल रहे, तो उनकी जो कैपेसिटी थी उसके मुताबिक वो नहीं चल रहे, उनको कोयला नहीं मिल रहा। और जो LNG के पावर प्लांट्स हैं उनकी भी मुकम्मल पैदावार नहीं है। 30% पैदावार पे ये पावर प्लांट्स चल रहे थे, जो कि आज नॉर्थ में उसका जो जिस तरह वो लोड ड्रॉप हुआ और वहां से उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लीक हो गई और सारे का सारा लोड जो है वो बंद हो गया। तमाम पावर प्लांट्स जो सुबह बंद हो गए और उसको चलने में जो वक्त लगा है अभी तक भी मुकम्मल पावर प्लांट्स जो है बहाल नहीं हुए। जैसे जैसे पावर प्लांट्स बहाल होंगे और साथ ट्रांसमिशन लाइंस बहाल होंगी, साथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बहाल होंगी, तो फिर पूरा सिस्टम जो है वो उसको बहाली समझा जाएगा, वरना ये सिस्टम उस वक्त तक उसको मुकम्मल बहाल नहीं कहा जा सकता। जी बहुत शुक्रिया मियां शाह साहब। जी यूसुफ नजर साहब, अब बताइए आप भी और डॉक्टर फरूख सलीम साहब भी कि ये यानी अब इसको मैनेजमेंट भी कहें, इसको इसी दौरान वो LCs भी नहीं अच्छा बैंक्स के अंदर वो ATM मशीन्स भी इस वक्त जो हैं वो भी, चूंकि सिस्टम सारा बैंकों का, अदालतें भी सारी बंद, सरकारी दफातर भी सारे बंद रहे आज तमाम रोज। तो इसके अब हम जिस दौराहे पे खड़े हैं तो वहां पर तो फौरी तौर पे अब क्या एक्शन, मतलब कल यानी कल हम परसों 2 दिन बाद हम तो ऑलरेडी खड़े हुए थे ना उस पे कि जी ये डॉलर खत्म हो गया, तो अब ये इसमें एक ऐड हो गई ये चीज सारे क्राइसिस में, और फिर ये ऐड हो गई है कि गवर्नेंस नहीं है, ये ऐड हो गई है कि जी केयर टेकर्स नहीं है, ये ऐड हो गई है कि जी अदालतों में लोग सड़कों पे हैं, मेयर नहीं है। जी फरूख सलीम साहब।
यूसुफ नजर साहब जी। जी पहले डॉक्टर साहब मैं बोलूं या जी डॉक्टर साहब आप जरा बताइएगा जी। डॉक्टर साहब एक तो अभी जो मियां शाहिद साहब ने कहा उससे बड़ी बात वाजे हो गई। वो कह रहे हैं कि जो इंतजामी ढांचा है वो बहाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास फर्नेस ऑयल ही ना होता तो फिर बहाल करने की कोशिश ना की जाती। तो अगर बहाल करने की कोशिश की जा रही है इसका मतलब है कि स्टॉक जो है फर्नेस ऑयल का वो मौजूद है और वो टेक्निकल फॉल्ट है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी यानी एक तरह मिनट, यानी इसमें हमें यह करना चाहिए कि जितनी देर में टेक्निकल फॉल्ट दूर हो उतनी देर में हमारा ऑयल आ जाए, हम एलसी खोल दें, यही ना? नहीं इतनी जल्दी तो नहीं दे। उसका पूरा लाइफ साइकिल है, उसको तकरीबन 3 से 6 हफ्ते लगेंगे जिस दिन से आपकी एलसी खुलेगी और तेल आएगा। अगर ये कहा जा रहा है कि अगले 10 घंटों में या 27 घंटों में बहाल हो जाएगा सिस्टम, इसका मतलब ही यही है कि टेक्निकल फॉल्ट है। वरना ये ना कहा जाता। अगर फर्नेस ऑयल नहीं है तो फिर तो ये 27 घंटों में भी जो है वो बहाल नहीं हो सकता। दूसरी उन्होंने बात की कि 25-30% पे जो है जो जनरेशन सिस्टम है वो चल रहा है। उसकी वजह यह है कि 40,000 मेगावाट हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी है और सर्दियों में जो डिमांड है वो 9-10 हजार मेगावाट की ही होती है। इससे ज्यादा पूरा सिस्टम जो है 25-30% से वो चलाया ही नहीं जाता। और फिर पावर डिवीजन के अंदर एक कहलाता है मेरिट ऑर्डर, यानी कि जो सस्ते तरीन प्लांट हैं वो सबसे पहले चलाए जाते हैं और फिर अगर ज्यादा बिजली की जरूरत हो फिर महंगे प्लांट को उस वक्त चलाना शुरू किया जाता है। देखिए बात बड़ी वाजे है कि जिस सेक्टर में हुकूमत पाकिस्तान घुसी है उस सेक्टर का हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। चाहे वो गंदम का सेक्टर हो, चाहे वो गन्ने की कीमत हो, चाहे वो चीनी का सेक्टर हो, चाहे वो बिजली का सेक्टर हो, चाहे वो गैस का सेक्टर हो, चाहे वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हो जिसमें पीआईए है, जिसमें रेलवेज है, जिसमें पाकिस्तान स्टील है। तो एक तो हुकूमत का काम हुक्मरानी करना होना चाहिए, उनका काम बिजनेसेस चलाना नहीं होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म का मामला है, लेकिन हमें कल और परसों और वो अगले चंद हफ्तों में जो काम करने होंगे उसमें एक तो बहुत बड़ा फैसला ये करना है कि रुपए की हकीकी कीमत हम चाहते हैं डॉक्टर साहब या मैं आपके नहीं पास चाहते। वापस आ रहा हूं। यूसुफ नजर साहब आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी बात को? ये क्या मामला आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाएगा फौरन कल तक और परसों तक, या ये एक ज़ाहिर लाइट आ गई तो दूसरे इश्यूज हैं, तीसरे गवर्नेंस के इश्यूज हैं, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, ओवरऑल पिक्चर कैसे देख रहे हैं आप मजबूरी? देखिए जहां तक ताल्लुक है टेक्निकल फॉल्ट का, देखिए बात दरअसल ये है कि मैं सारी रिपोर्ट्स देख रहा हूं। जो तवानाई के वजीर हैं गुलाम दस्तगीर साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हमने वक्ती तौर पे कुछ जो है पावर प्लांट्स बंद कर दिए थे तो रात को। तो ये तो खाली टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ। और उन्होंने उसकी वजह ये बताई कि जी सर्दियों में जो है डिमांड कम हो जाती है। ये सारी रिकॉर्ड पे है, सारी जितनी भी न्यूज़ हैं इसमें रिपोर्ट हो रहा है। इसमें बीबीसी भी शामिल है और दूसरी भी अखबार भी शामिल है, CNN वगैरह। तो अगर खाली टेक्निकल फॉल्ट की बात होती तो अच्छा, फिर बड़ी एक मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, एक बड़ी परेशान कौन सी खबर है और वो ये है कि इस्लामाबाद में जो रूटीन सर्विसेज हैं पिम्स हॉस्पिटल की वो बंद कर दी गई हैं और सिर्फ वहां पर 4, उनके तर्जुमान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि 4 जनरेटर्स हैं जो डीजल पे चलते हैं। जब तक डीजल डालेंगे जनरेटर चलता रहेगा। CCU ICU सर्जिकल यूनिट्स और इमरजेंसी इस वक्त खुले हैं और बाकी तमाम रूटीन सर्विसेज टिल फर्दर ऑर्डर्स वहाँ पे बंद कर दी गई हैं। और इसमें जी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि अस्पतालों जी तक कोई हंगामी तो हालात सर कुछ हुकूमत कुछ करेगी कि हॉस्पिटल्स में कम से कम इसका इम्पैक्ट ना जाए। ऑलरेडी वहाँ जी पे दवाइयों का जी हाँ जी तो मजमूई तौर पे तो आप ये देखिए कि फर्ज कीजिए कि हाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी कुछ अगर कमी वाक़ हुई है इसको हम रिस्टोर कर दिया जाए। जी लेकिन ये तो 21 जनवरी की बात रिपोर्ट है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने गवर्नमेंट को वार्निंग दी कि जो स्टॉक्स हैं ऑयल प्रोडक्ट्स के वो बहुत कम हो गए हैं और जिसकी वजह ये है कि हम वो एलसी नहीं खोल पा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से एक जो है हमारे स्टॉक्स जो है बिल्कुल ड्राई हो सकते हैं। तो ये तो कोई टेक्निकल बात नहीं थी, ये तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अच्छा, जो मैं है फिर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। ये पॉलीक्लिनिक के ऑपरेशन मुअत्तल हो गए हैं वहाँ पे
और एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, ईसीजी और ये चीज़ें सारी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है हुकाम वाला से कि बराह कर रहा हूँ जितने हॉस्पिटल्स हैं मुल्क के, उनके जनरेटर्स को फौरी तौर पे वहाँ पे फ्यूल फराहम किया जाए। ये मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है उनसे। हस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से मैसेज आ रहा है कि बैकअप निज़ाम की मदद से मशीनरी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं हो पा रही। तो हम गुजारिश कर रहे हैं कि जी ज़रा हॉस्पिटल्स पे प्रायोरिटी बेसिस पे उनके जनरेटर्स को इंश्योर किया जाए कि वो बंद ना हो। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद है, एक ब्रेक ले लेते हैं, क्विक ब्रेक जी, लेते आप हैं। साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा आते नाज़रीन, हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, हमारे मेहमान भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मुल्क में जो इस वक्त हंगामी हालात है उस पर बात कर रहे थे, और इस पर मईशत का जिस तरह का हाल है इस वक्त, क्या इसके असरात पड़ने जा रहे हैं और मजीद क्या नुकसान होने जा रहे हैं इससे? यूसुफ नजर साहब, आपसे मैं ये पूछूंगा कि अगर ये टेक्निकल फॉल्ट है और जो बताया जा रहा है कि जी ऑयल की शॉर्टेज नहीं है और ये सुबह तक कल इंशाल्लाह अगर बहाल हो जाता है, लेकिन अफरा तफरी है, जाहिर है पानी बंद हो रहा है, ये बंद, सारी इंटरलिंक्ड है। अगले 3 दिनों में क्या करना चाहिए लाजमन हमें, लाजमन? जी यूसुफ नजर देखिए साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो माजरत के साथ मुझे चंद मिनट में जाना है, लेकिन बड़े क्विकली मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की जो हर महीना जो हमें ज़रूरियात हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट की, वो कोई 1.2 बिलियन डॉलर्स हैं तकरीबन। तो हम ये अगर हम इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर चाहे टेक्निकल फॉल्ट अभी हो या ना हो, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर हमारे पास फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट बहुत जल्दी नहीं होता है तो फिर हम ऑयल जो है, गैस इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान को जो है वो इस शटडाउन का सामना करना पड़ेगा जो वो अभी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बात जो है इस वक्त इतनी ज़्यादा अहम नहीं है कि टेक्निकल है या नहीं है। जो जो अहम बात यह है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं बाहर से तेल खरीदने के। अगर उन पैसों का इंतज़ाम नहीं होता है तो बहरान जो है वो शदीद सूरत इख्तियार कर जाएगा। मुमकिन है इसाक डार साहब कतर, जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कतर गए हैं। अगर वो कतर गए हैं तो शायद वो इसीलिए गए हैं कि वहाँ से कुछ जो इमदाद ली जाए, लेकिन सारा दारोमदार अगले भी जो है वो चंद दिनों में इस बात पर होगा कि हमें या तो फाइनेंसिंग हम अरेंज करें, अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये माशी बुरान जो है ये इससे बढ़ के बहुत बड़े सियासी और पूरे मुल्की बुरान में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, और इसमें जो है फिर जाहिर है कि वो चेन रिएक्शन शुरू। असल बात यह है कि बिजली बहाल हो जाए और पैनिक, लेकिन लोग पैनिक में तो मतलब यहाँ पर झूठ भी तो बोला जाता है ना, सरकारी तौर पे बात भी नहीं बताई जा रही, ये भी नहीं बताया जा रहा, लोगों का ट्रस्ट भी नहीं अपने अदारों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जी बिजली आ जाएगी आधे घंटे में, कुछ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब असल में इतना इतना एक मादरत गलीज और एक बदबूदार निज़ाम है कि जिसमें किसी को इतबार नहीं है कि जी हमसे जो कहा जा रहा है आधे घंटे में ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। वो 10 घंटे भी लगेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लोग हैं ही नहीं जो जवाब दें। तो इसमें जो है आपने कहा कि फौरी तौर पे हमें डॉलर्स अरेंज करने हैं, और डॉलर अरेंज करके हमें, यानी आप हो तो प्रायोरिटी आपकी हो डॉलर्स अरेंज करना। उससे जारी बात है, तेल कैसे खरीद सकते हैं? या तो हमें कुछ तो हमें कर्ज पे मिल सकता है, लेकिन ये कि जिस तरह के सऊदी अरब ने भी इंतजाम किया है 1 बिलियन डॉलर का, तो वो तो सिर्फ एक महीने की जो है इंपोर्ट उसके लिए भी काफी नहीं है। ठीक है। अच्छा, और डॉलर्स वही आईएमएफ की कंडीशन इन हालात में, मतलब है कि फैक्ट्रीज बंद, अंधेरा, हर किस्म की जो है वो अफवाहें फैल रही हैं। जाहिर है क्या करें, लोग भी जाहिर है कि वो उनको पता है कि ये एतबार नहीं है उनका, मुख्तलिफ जो उनसे बातें कही जाती हैं। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कल जरा मुख्तलिफ हम थोड़ी सी रिफॉर्म से बात करने का सोच रहे थे, लेकिन हालात एकदम से ऐसे डेवलप हुए। फरूख सलीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि हमें कोई और बात इस वक्त मुनासिब नहीं करनी। देखें ना, लोग मिस्र में सड़कों पे हैं, लोग लेबनान में सड़कों पे हैं, लोग श्रीलंका में सड़कों पे हैं, मामलात हल नहीं हो रहे। लोग दुनिया के कई यूरोप में, ईरान में सड़कों पे हैं, लोग यूरोप में सड़कों पे हैं। ठीक है, उनकी जंग खत्म नहीं होने जा रही।
ये जो जर्मन्स हैं वो नहीं उनको दे रहे। पोलैंड ने कहा है कि हम दे रहे हैं, अपने तौर पे दे देंगे, लेकिन जर्मन्स ओके करेंगे तो हम आगे देंगे उनको। जो लेपर्ड टैंक्स हैं वो मामला अपनी जगह फंसा हुआ है। और इस पूरी पिक्चर में वो जंग खराब हो रही है। अच्छा, यहाँ पे नेतन्याहू के मतलब इसराइल में लाखों हजारों लोग जो हैं, उनकी तो आबादी कम है, तो 1,30,000 की आखिरी फिगर थी कि सड़कों पे लोग निकले हुए हैं। और वो जो जुडिशियल चेंजेस उनकी राइट विंग गवर्नमेंट ने की थी तो उसके खिलाफ वो निकले हुए हैं। उनकी राइट विंग गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा खड़ी रह पाएगी। एक उनको उनके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद उनका एक जो है एक पार्टी के सरबराह को कैबिनेट से निकालना पड़ गया। बात यह कि पूरी दुनिया में क्योस है। अब इस क्योस में वो और अफरा तफरी है। अब ये इसमें अचानक वो देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर, अच्छा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं टेक्निकल फॉल्ट ही हो, खुदा करे और ये ऑयल की चीज़ें ना हो, लेकिन ये जब शट डाउन होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में तो हम तो यहाँ पे दो ही बातें करते हैं ना कि तेल ख़त्म हो गया है या तरबेल, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी है आज की दुनिया में, और साइबर अटैक्स हैं जी। और साइबर अटैक्स होते हैं जिसमें वो ग्रिड स्टेशंस को भी बंद कर दिया जाता है और शट डाउन होते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई बात हमारे सामने नहीं आई, लेकिन यह है कि हम जानते हैं कि ये अमेरिका, ये ईरान, ये रशिया, यूरोप, कई इंडिया, इवन कई जगहों पे साइबर अटैक्स हुए और साइबर अटैक्स का पता चला बाद में। और तो हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है। ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि अब वो साइबर की दुनिया में जहाज हाईजैक नहीं होते, जहाज हाईजैक करने की जरूरत भी नहीं है। आपको एक कंट्रोल टावर के एक एयरपोर्ट को आप साइबर अटैक कर दें तो 500 जहाज हवा में खुदा न खासा टकरा जाएंगे। मतलब साइबर का इतना खौफनाक एक मामला है। और साइबर सिक्योर ये जो आपके ग्रिड स्टेशंस हैं तमाम दुनिया में, इनको ग्रेजुअली सिक्योर किया जा रहा है उसी तरह से जैसे मतलब पूरा सिक्योर किया जा रहा है, क्योंकि किसी मुल्क के अंदर बहुत खौफनाक सूरत हाल होती है अगर मुल्क अंधेरे में डूब जाए, रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो जाएं, उनके पेट्रोल भी ना हो, उनको खबरों का भी ना पता हो, टेलीफोन बंद होनी शुरू हो जाए। ये एक प्रॉपर सिक्योरिटी की सिचुएशन है। इसको आप मामूली बात समझ के कि जी वो गलती हो गई थी, तो नहीं, इसमें खुदा न खासा दहशत गर्दी हो सकती है, इसमें और वाकयात पेश आ सकते हैं, इसमें लोगों आपस में कनेक्टिविटी लोगों की खत्म हो रही है। कोई गाड़ी में चलाता, वो गाड़ी रास्ते में फंस गई, वो पेट्रोल चल रहा है, वो पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ियों को लोग धक्के लगा रहे हैं। तो मतलब एक ऐसी सूरत हाल है जिस सूरत हाल को हंगामी बुनियादों पर रियासतें देखती हैं। ये नहीं करती कि वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। मतलब आज शाम को खबर आई थी कि वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। इजहार बरहमी की, इजहार बरहमी किस पे किया मुझे नहीं पता, लोगों को इसका पता। और फिर दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की बातें दरमियान में आ रही है ना, इनको बराए करम आज सिर्फ ये बात होनी चाहिए थी तमाम हमारे अकाबरीन की जानिब से कि जो केओस मुल्क में क्रिएट हुआ है और ये जल्दी वापस आए। और जब तक बिजली और ये बहरान हल नहीं होता तो हम कम से कम सियासी एक्टिविटीज आज रोक देते हैं और कल देखते हैं कि फिर जरा लोगों की जिंदगी थोड़ी सी बहाल हो जाए, सियासी बात करें उसके बाद। फिर देखिए ना, ये तो इलेक्शंस की तरफ मामला नहीं जा रहा। अगर पंजाब के जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर साहब, उनको मुहसिन नकवी साहब को एक्सेप्ट नहीं कर रहे इमरान खान साहब, तो फिर ये इलेक्शंस की तरफ मामला जा रहा है। और इस सूरत हाल में जो मुश्किल, मैंने कल भी बात की थी कि मरीम नवाज साहब जो आ रही हैं और उनकी डेट भी आज अनाउंस हो गई, तो ये मैं इसको समझने कासिर हूं कि जब ये शराइत पूरी करके और ये भारी भरकम डालेंगे सारा का सारा बोझ अवाम पर, तो टैक्सेस का, और दरमियान में ये बिजली की शॉर्टेजेस और ये और वो और पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है। आपको मेयर ही नहीं पता कराची का कौन, इतने दिन गुजर गए, मेयर ही नहीं बन रहा। अब तसव्वुर करें वो इलेक्शन करवाए क्यों थे, तो मेयर ही नहीं आ रहा और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया। तो मामला ये है कि वो 2 असेंबलियां टूटी हुई हैं, अदालतें आज सारा दिन अदालतें भी बंद रही हैं लाइट ना होने के बायस। तो बात ये सारी कि कम से कम किसी वक्त तो हम ये कहेंगे जी आज ये जो है ना यार, ये बात जरा साइड पे करके देखें तो सही, पहले कोई जराइम ना हो जाए, कोई दहशतगर्दी ना हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, पहले ऑयल का अरेंजमेंट करें। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि फिर वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं ना, और जाहिर है लोग परेशान, पेट्रोल पंप पे इधर उधर। तो एक सुकून के साथ आराम से अगर पेट्रोल है हमारे पास डीजल कम नहीं हुआ, टेक्निकली गड़बड़ एक होता है ना, एक जगह से एक बटन ट्रिप हुआ दूसरा ट्रिप हो जाता है, आम लोगों को पता होता है घरों के अंदर इस तरह से ट्रिप हो, एक वो स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है कई जगह लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, क्योंकि एक जगह से वो खुलते हैं तो दूसरी जगह ट्रिप हो। तो ये रात को मेरा ख्याल है कि ये सारा का सारा इंशाल्लाह होपफुली अगर ऑयल है हमारा, और इन द मीन टाइम फिर हम ये देखेंगे कल ये पर इलेक्शंस और सियासी सरगर्मियां होती नजर नहीं आ रही। इसमें मैं
किसी वजह से ही बात कह रहा हूं, क्योंकि इलेक्शंस कैसे केयर टेकर, ऐसा केयर टेकर जो कि जिनको पर इतराज कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो मोहसिन नकवी साहब हमारे सबके जाने पहचाने हैं, और उनका एक बड़ा मैंने तो कल भी बात की थी कि एक बड़ा बैकग्राउंड 20-22 साल तक उनको जानते हैं। लेकिन इशू ये है कि वो इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने भी उससे भी कम वो चौधरी परवेज इलाही साहब, और बल्कि आपको पता है जो चौधरी सालिक हैं, उनके निकाह में मैं गवाह हूं। मैं इन फैमिली को इतनी अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, तो जो चौधरी सालिक साहब जो पीडीएम में हैं, चौधरी वो इधर, और मुन्ना साहब का एक मसला पुराना चल रहा है। अब इशू ये है कि उसमें मोहसिन नकवी साहब चूंकि फैमिली मेंबर हैं एक तरह से, तो वहां से ये खलीज बढ़ते बढ़ते फिर वो इमरान खान साहब की तरफ चले गए। उनका, हालांकि इमरान खान साहब के साथ भी उनका बड़ा अच्छे मरासम रहे एक वक्त में, फिर जरदारी साहब के साथ भी रहे हैं, फिर उनके जो है वो शहबाज शरीफ साहब के। तो मतलब है कि वो हर आदमी कोई फरिश्ता तो नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने चूंकि एक ऐलान कर दिया है, तो उस ऐलान के बाद क्या इलेक्शन कैसे होगा? एहतजाज भी करेंगे और अदालत भी सड़कों पे भी निकलेंगे, एहतजाज भी करेंगे। इस एहतजाज के साथ अगर ताजर मिल गए, कल तक बिजली ना आई, ताजर मिल गए, इस एहतजाज के साथ एमक्यूएम भी कह रही है सड़कों पे आने का, इस एहतजाज के साथ तहरीक लब्बैक भी कह रही है कराची में सड़कों में आने, इसके साथ वो आम जो होता है ना कि रिक्शे नहीं चल रहे, और वो जो आवाम मजदूर और स्टील मिल का खाम माल खत्म हो रहा है, ये तो ये कहीं जो मामला जो है ना, ये मुझे खुदा करे कि ये आइन पे चले हम सारे, लेकिन आइन पे नहीं, हम चल चुके आइन पे नहीं रहे ना, तो इसलिए कहना ही बेकार है कि कहीं हम आइन से हटेंगे तो नहीं, क्योंकि हम पहले ही आइन पे नहीं है। मतलब हम ये ना पटरी से ना उतर जाएं, हम पटरी से उतरे हुए हैं। मतलब ये जुमला ही गलत है कि हम पटरी से ना उतर जाएं, हम पटरी से उतरे हुए हैं। हम पटरी उतर के, बल्कि पटरी को भी उखाड़ के वो बेचने के चक्करों में और पैसा बना के भागने के चक्करों में है। इशू ये है कि इस वक्त प्रायोरिटी के ऊपर ये इकोनॉमिक क्राइसिस, और इसके अंदर पैनिक ना फैले, जितना पैनिक फैलेगा उतना ही ज्यादा दंगा फसाद होगा। एक जमाने में ये होता था कि वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज या एनजीओ वगैरह, मतलब उनके स्काउट्स या वॉलंटियर्स आ जाते थे, वो सड़क पे वो ट्रैफिक संभाल रहे हैं वो सारा। अब ये होता है कि वो मारना शुरू कर देते हैं। कहीं तो बड़े अच्छे लोग नजर आते हैं, बच्चे यंगस्टर्स वो जगह दे रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं एक दूसरे की, माशरा इसीलिए चल रहा है ना। लेकिन यह है कि कई जगह पर वो बेहूदगी भी शुरू हो जाती है, तो कलेक्टिवली जो है ना, बजाय इसकी गुस्सा, लड़ाई, मार धाड़ सड़कों पे, आराम से उसको जरा काम डाउन होकर सारे देखें और एक दूसरे को जगह दें। सबसे पहले तो प्रायोरिटी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले कोशिश करें कि घर की लाइट, आपकी घर में बेशक अंधेरे में सो जाएं, हॉस्पिटल के अंदर ऑयल जनरेटर चलता रहे, वहां कोई इनक्यूबेटर, कोई वेंटिलेटर ना रात को बंद हो जाए। तो यही तो वक्त होता है। देखिए यही तो वक्त होता है जिसमें आपका दिल मुतमईन होता है कि यार मैंने आज रात को इतना ऑयल पड़ा था, मैंने वो ऑयल जाके उस वेंटिलेटर में या उस इनक्यूबेटर या इमरजेंसी सर्विसेज 2 घंटे भी चल गई, वहां कोई किसी की स्टिचेस हो गए, किसी को पेन किलर मिल गए, तो ये ऐसा वक्त होता है यहां। तो बाकी ये है कि बाकी हुकूमत क्या, मैंने कहा ना ये एलिट कैप्चर नहीं है, ये मामला जा रहा है कैप्चर एलिट की तरफ। इसको आज किसी और ने भी कहा है कि पैनाडोल से नहीं ठीक होगा, सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब हम तो खान साहब के दौर से ये वो उन्होंने बात, शहबाज शरीफ साहब ने बात सही की थी, उनका जो उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू था ना, पेट फाड़ के देखिए ना, सर्जरी तो होती है लेप्रोटमी, कोई लेप्रोस्कोपिक, कोई एंडोस्कोपिक, कोई कोलोनोस्कोपिक, इस तरह के प्रोसीजर होते हैं ना। उनका जुमला था ना, पेट फाड़ के पैसे, किसके बारे में कहा था, छोड़ दो ना, पेट फाड़ के पैसे, यानी पैसे लोगों ने, उनको अपने गवर्नर को क्यों नहीं बताते कि पैसे कहां छुपाए हुए लोगों ने, पेटों में छुपाए हुए, पेट फाड़ के पैसे। तो ये तो सर्जरी भी नहीं है एक्चुअली, ये तो बड़ा एक रुथलेस किस्म का उन्होंने का बयान था। सड़कों पे घसीटेंगे, पेट फाड़ के पैसे निकलवाएंगे। तो मसला ये, उनको पता था कि पेटों में पैसे पड़े, तभी तो उन्होंने बयान दिया था। इतना जिम्मेदार बयान तो नहीं दे सकते वो। उम्मीद करते हैं कि कल तक ये इंशाल्लाह बिजली का मामला हल हो जाएगा, लोग कियोस्क में नहीं जाएंगे। इलेक्शंस नजर नहीं आ रहे आपको होते, ये सड़कों पे नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाज़रीन प्रोग्राम जब तक ये बैठेंगे नहीं तो ये तो सड़कों पे मारधाड़ होगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, जो कि नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों वाक़ लूंगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।